हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीयूटी वाइडा 24/7। आई अनीता शर्मा योर हिस्ट्री मेंटर। आई होप यहाँ पर सभी बच्चों की सीयूटी एग्जाम को लेकर के तैयारी जोर शोर से चल रही होगी, चलनी भी चाहिए क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया बच्चे सीयूटी एग्जाम में, राइट। तो इसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आज हम लेकर आए हैं एन इंपेरियल सिटी ऑफ विजयनगर। तो बच्चे आज इस चैप्टर को समझेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, छोटा सा भी है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो चैप्टर का नाम है, जैसे कि देख रहे हैं आप, एन इंपेरियल कैपिटल दैट इज विजयनगर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि इसको एक नाम दिया गया है विजयनगर। अब इस विजयनगर का लिटरल मीनिंग क्या होता है? विजय प्लस नगर, विजय का नगर, यानी कि हाउस ऑफ विक्ट्री। ठीक है, सिटी ऑफ विक्ट्री। तो इसमें बताया गया है कि ये जो सिटी ऑफ विक्ट्री है, इसको सिटी ऑफ विक्ट्री क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चे इसका जो एक बैकग्राउंड है वो अपनी एक अलग ही गाथा गाता है। मतलब इसकी अपनी एक अपनी ही बहुत इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है कि जिन जिन डायनेस्टीज ने, जिन भी डायनेस्टी ने 4 डायनेस्टी से रूल किया था, तो उन डायनेस्टी ने अपने अपने हिसाब से इस विजयनगर को कैसे एक्सपेंड किया। और उनके टाइम तक आते आते विजयनगर के जो पावरफुल रूलर थे, द बेस्ट रूलर थे, जिसमें कहा जा सकता है कि कृष्णदेव राय, उन तक आते आते ये बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हो गया था। ठीक है, दूर दूर तक इसका नेम और फेम चला गया था। तो लोग इसके प्रति इतने ज्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोस्पेरियस होने के साथ साथ एक बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ विक्ट्री। वाज द होम ऑफ द बोथ सिटी। अब ये सिटी होने के साथ साथ में ये बच्चे एक एम्पायर भी था। ठीक है, ये एक एम्पायर भी था। तो ये कहां से कहां तक फैला हुआ था, इसमें बताया गया है कि फ्रॉम रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ। बच्चे यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है कि वैसे तो हमने सुना है कि तुंगभद्रा रिवर के पास में फैला हुआ था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ये सेंटेंस यहाँ क्या कह रहा है कि विजयनगर जो एम्पायर है, मतलब आप ये समझ लीजिए विजयनगर एम्पायर है, इसके नॉर्थ साइड में, यानी कि इसके नॉर्थ साइड में कृष्णा रिवर फ्लो करती है टू एक्सट्रीम द साउथ ऑफ द पेनिनसुला, राइट। तो इसके नदर साइड में बोला गया, ऐसा नहीं कि मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ नॉर्थ साइड की, राइट, नहीं। मतलब विजयनगर एम्पायर के नदर्न साइड में, नॉर्थ साइड में ये कृष्णा रिवर जो है वो फ्लो करती है। और इसके साउथ साइड की अगर मैं बात करूं, साउथ साइड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर साउथ साइड में तुंगभद्रा रिवर, क्या बोल रही हूं मैं बच्चे? तुंगभद्रा। ठीक है, तो इसके तुंगभद्रा रिवर जो है, भद्रा रिवर फ्लो करती है, राइट। तो ये गलती मत करना कि नॉर्थ में कौन सी फ्लो होती है और साउथ में कौन सी फ्लो होती है और किसके कौन सी रिवर के पास में लोकेटेड था। तो आपका आंसर आ जाएगा तुंगभद्रा। यहाँ से कृष्णा रिवर पर एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कृष्णा रिवर जो है वो उसके नदर्न साइड में फ्लो करती थी या नॉर्थ साइड में। तो आपका आंसर आना चाहिए कि कृष्णा रिवर नॉर्थ साइड में और जो तुंगभद्रा रिवर थी वो सदर्न साइड में फ्लो करती। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी, कि इट इज साउथ ऑफ द पेनिनसुला। पीपल रिमेंबर्ड एज इट एज द हम्पी। लोग इसको हम्पी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? हम्पी क्या था? हम्पी जो था बच्चे, इट इज द नेम डिराइव्ड फ्रॉम द, इट वाज द नेम डिराइव्ड फ्रॉम दैट द लोकल मदर गॉडेस। वहां की एक लोकल मदर गॉडेस थी, मतलब वहां की एक लोकल देवी थी। जैसे अपने लोकेलिटी में एक अपनी, मतलब हमारी एक लोकल गॉड होता है ना, गॉड और गॉडेस जो भी। तो उनके नाम पर उनका नाम क्या था? पंपा देवी। उन पंपा देवी के नाम पर इसका नाम हम्पी रखा। क्लियर है? ठीक है, और पंपा देवी किसको डोनेट करता है? पार्वती जी। क्लियर? चलिए, अब हम करते हैं कि ये जो विजयनगर एम्पायर है ये किस तरह से राइज अप होता है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर किस तरह से बनता है, ये हमें पता है कि विजयनगर को स्टैब्लिश करने वाले 2 ब्रदर थे। ठीक है, कौन कौन से? हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का ने 1336 में इसको स्टैब्लिश किया, इसको बनाया, इसकी फाउंडेशन रखी। तभी धीरे धीरे नगर जो विजयनगर है वो इतना ज्यादा स्टैब्लिश हुआ, राइट। द रूलर ऑफ द विजयनगर कॉल्ड देमसेल्फ। अब ये जो विजयनगर के रूलर थे वो अपने आप को राजा, महाराजा, धीराज, चक्रवर्ती, सम्राट ऐसे नहीं बोलते थे। वो अपने आप को रायाज कहते, राय बोलते हैं ना, जैसे कृष्णदेव राय। वो राय किसको डोनेट करता है? ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो विजयनगर वॉज फेमस फॉर। अब विजयनगर किसके लिए इंपॉर्टेंट था, किस चीज के लिए फेमस था? ये वो आपका पैराग्राफ है, ये वो आपके सेंटेंसेस है, वो आपके क्वेश्चंस है जहां से इस पैराग्राफ से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सुनिए। क्या कह रहा है कि विजयनगर एम्पायर किस लिए फेमस था बच्चे? वो अपनी मार्केट के लिए था। मार्केट में किस किस चीज की डीलिंग होती थी? स्पाइसेस की। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पाइसेस, टेक्सटाइल और प्रेशियस। ठीक है, तो टेक्सटाइल, प्रेशियस स्टोन और ये जो आपका स्पाइसेस हो गया, इनकी डीलिंग होती थी। और इनकी वजह से दूर दूर तक जो है विजयनगर को जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर ये फेमस चीजें मिलती थी। नेक्स्ट कहता है कि द ट्रेड, ट्रेड एक और भी ट्रेड के नाम से जाना जाता है ये, कि ट्रेड ऑफ द इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से मंगवाना।
ठीक है, इंपोर्ट वो होता है, एक्सपोर्ट होता है अपनी कंट्री से बाहर जाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि द ट्रेड इंपोर्ट ऑफ द हॉर्सेस, घोड़ों का व्यापार किया जाता। कैसे? हॉर्सेस को इंपोर्ट करवाया जाता था, कहाँ से? अरब से। अरब के जो हॉर्सेस होते हैं ना, बड़े लंबे तगड़े हट्टे खट्टे होते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से वो आर्मी में उनको यूज करते थे, और आर्मी में यूज करते थे तो बड़े फास्ट भागने वाले, क्योंकि आर्मी में तो हॉर्सेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एंड द सेंट्रल एशिया वाज कंट्रोल्ड बाय द अरब एंड द पोर्तुगीज ट्रेडर्स। अब ये लोग कौन करते थे हॉर्सिंग के ये जो हॉर्सेस के ट्रेडिंग कौन करते थे, डीलिंग कौन करते थे? पोर्तुगीज ट्रेवर और अरब के ट्रेवलर्स करते, जो विजयनगर के मर्चेंट्स के साथ में उनकी डीलिंग होती थी। विजयनगर के जो लोकल मर्चेंट्स थे, लोकल व्यापारी थे, मतलब उस स्थानीय व्यापारी जिसको बोलते हैं ना, लोकल मर्चेंट्स होते, वो उनको क्या बोला था? कुदरई चेत्तीस बोला जाता था। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। कुदरई का मतलब होता है बच्चे हॉर्स, कुदरई का मतलब होता है हॉर्स, और चेत्तीस का मतलब होता है उनका ग्रुप, मर्चेंट्स का ग्रुप। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता था? कुदरई चेत्तीस कहा जाता था। 1 मार्क का क्वेश्चन है। ट्रेड वॉज ओपन रिगार्डेड एज अ स्टेटस सिंबल। अब ट्रेड की वजह से सिटी को जाना जाता था कि भाई यहाँ पर इस तरह का ट्रेड होता है, दूर दूर तक उनका नेम फैला हुआ था। द रेवेन्यू डिराइव, तो रेवेन्यू तो स्टार्टिंग से ही, एंशियंट टाइम से ही रेवेन्यू, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से डेवलपमेंट करेगी? अपने रेवेन्यू जितना आएगा उनके पास फंड आएगा, उसी के बेस पर वो करेगी, डेवलपमेंट करेगी। तो रेवेन्यू कहाँ से आता था? उनका आता था एग्रीकल्चर। जितना अच्छा एग्रीकल्चर होगा, जितनी अच्छी प्रोडक्शन आएगी, रेवेन्यू उस हिसाब से उन पर लगाया जाएगा, किसानों पर, ठीक है, और वो रेवेन्यू देंगे। तो फ्रॉम द ट्रेड इन टर्न ऑफ द कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली। अब कोई स्टेट, कोई भी कंट्री प्रॉस्पर कब बनते, प्रोस्पेरिटी कब आती है उसके सामने? जब उसका जो एक ट्रेड होता है, रेवेन्यू होता है, जितना फंड अपने गवर्नमेंट के पास आएगा उस हिसाब से वो डेवलप करेगी। डेवलप करेगी तो दूर तक जाना जाएगा कि भाई इतनी कंट्री है ये, और ये इतनी रिच कंट्री है। तो रिच कंट्री कब कहलाएगी? वो जब उसमें इंडस्ट्रीज होंगी, उसमें ट्रेड अच्छे से होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगा। वो दूर दूर तक किससे जाना जाएगा? जब उसमें कोई ना कोई चीज फेमस होगी। तो ये सारी चीजें मिलकर एक कंट्री की फेमसिटी पे, पॉपुलैरिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा मैप की तरफ आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, वैसे मैप क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, तो अगर पूछा जाए विजयनगर की लोकेशन कहाँ है, ये रही बच्चे। इसमें देखो, इसका इसमें आपका केरला भी आ गया है, ठीक है, इसमें आपका केरला भी आ गया, तो ये वाला पार्ट जो केरला का है तो ये भी इसमें विजयनगर में आ गया है, राइट। ये आपका कर्नाटक आ गया, तमिलनाडु, कर्नाटक का थोड़ा सा पार्ट तमिलनाडु, और ये आपका हैदराबाद। तो ये सारी चीजें विजयनगर की। बीजापुर, गोलकुंडा, ये यहाँ पर है। देखो ये यहाँ पर ये वाला जो एरिया था ये वारंगल का था, ठीक है, वारंगल का। ये वाला जो एरिया जो यहाँ पर ये गोलकुंडा था, ये क्या है? ये हैदराबाद है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? बीजापुर है, ये बहमनी है, तो उसके बाद महाराष्ट्र जो पहले चैप्टर किया। ये मैप है, और ऊपर क्या है? ये राजपूतों का रूलर है, मतलब रूलिंग पीरियड है, यहाँ पर रूलिंग एरिया है। उसके बाद ये तुंगभद्रा। तो कहने का मतलब ये, तुंगभद्रा से क्वेश्चन आएगा कि कौन सी डायरेक्शन में बहती थी। देखो यहाँ से देगा, नॉर्थ ईस्ट साइड में ये फ्लो करती थी तुंगभद्रा, नॉर्थ ईस्ट साइड। एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, देखेंगे हम। क्लियर? तो अब यहाँ पे चलते हैं हम आगे की तरफ। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि डायनेस्टी एंड द रूलर्स ऑफ द विजय, कौन कौन सी डायनेस्टी ने विजयनगर पर रूल किया, और कौन कौन से राजाओं ने विजयनगर पर रूल किया। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि विजयनगर की स्टैब्लिशमेंट जो है वो किसने? हरि और बुक्का ने की थी। तो हरि और बुक्का के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? हरि और बुक्का कौन सी डायनेस्टी से थे? तो पहले हम बात करते हैं किसकी डायनेस्टी। वैसे मैंने आपको ट्रिक बता दी थी, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना वो ट्रिक क्या थी, जहां पर हमने विजयनगर में कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था, उस पर एक ट्रिक बनाई। कौन सी ट्रिक थी? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। तो विजयनगर में 4 डायनेस्टी ने रूल किया था, ठीक है, संगम डायनेस्टी, सलुआ डायनेस्टी, तुंगा डायनेस्टी और अराविदु डायनेस्टी। ठीक है, वो ट्रिक बतानी है आपको मुझे। कृष्णदेव राय बिलोंग टू, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, कृष्णदेव राय कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो वो आ जाएगा तुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी। whose rule was the characterized by the expansion, और इनके रूलिंग पीरियड में का जो लैंड एक्सपेंशन है, दायरा है, वो बहुत दूर दूर, मतलब एक्सटेंड हो जाता है विजयनगर। तो थोड़ा एरिया था, अब उन्होंने अपने दायरे को बड़ा कर लिया था बाकी के अलग अलग राज्यों को। ठीक है, during the rule of the Krishnadev Rai, Vijayanagar flourished under the condition of the unparalleled peace and prosperity। प्रजा उनके राज्य में बहुत ज्यादा खुशहाली खुशहाली थी उनके राज्य में, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बच्चा एक प्रॉब्लम आएगी, पानी की प्रॉब्लम। लेकिन पानी के लिए भी इंतजाम किए गए, ठीक है, तो उनके लिए भी वाटर अरेंजमेंट किए गए थे कि इस तरह से पानी की किल्लत होती है ना, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी,
मूवी देखते हो ना कि वहाँ पर वाटर टैंकर आता है, लोग लंबी सी लाइन खड़े वो करते हैं, अपनी बकेट लेकर लंबी सी लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं कि कब उनकी टर्न आएगी, कब उनको पानी मिलेगा। तो स्टार्टिंग से ही ये तमिलनाडु में ऐसा ही होता है, ठीक है, साउथ साइड। कृष्णदेव राय एस्टैब्लिश सम फाइन टेम्पल्स, तो कृष्णदेव राय ने बहुत सुंदर सुंदर मतलब कुछ टेम्पल्स भी बनवाए, कंस्ट्रक्ट करवाए, साथ में गोपुरम्स भी बनाए। गोपुरम्स क्या होता है, अभी मंदिर का स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको, टेम्पल का सारा। सब अर्बन टाउनशिप एंड नेम, और उन्होंने एक नेम अपनी मदर के नाम पर नगलापुरम नाम की एक टाउन भी बनाई है। यहाँ से वन मार्कर क्वेश्चन, आफ्टर इज डेथ, तो कृष्णदेव राय की डेथ कब होती है? 15, और अगर उनका रूलिंग बताया जाए तो उनका रूलिंग कब से कब था? 59 से, और रूलिंग ध्यान से देखिए, सक्सेसर वर ट्रबल इन द रिबेलियन नायक। अब जब इनकी डेथ के बाद जो इनके सक्सेसर थे वर ट्रबल्ड बाय द, वो सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, जो भी इनके बाद उत्तराधिकारी आए पोस्ट पर वो आए, तो उस टाइम उन्होंने, जो भी इनके सक्सेसर आए थे, रिबेल, उनको एक रिबेल्स का, विद्रोह का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब ये विद्रोही कौन होते थे? ये होते थे नायक। ठीक है, नायक कैसे विद्रोह करते थे, उन्होंने कैसे रिबेल किया? बच्चे, नायक वो होते थे जो जो आर्मी के कमांडर होते, और उनको ना रायाज ने, यानी कि विजयनगर के रूलर जो थे, उन्होंने उनको टेरिटरी भी दी हुई कि तुम्हें अपने आर्मी कमांडिंग के साथ साथ में, एक पोस्ट के साथ साथ में आपको दूसरी पोस्ट ये दी जाती है कि तुम टेरिटरी दी जाती है, तुम उसके हेड हो, उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी, उसमें जो भी डेवलपमेंट करनी है, अब मैंने तुम्हारे हैंड ओवर किया, तुम्हारे हाथ सौंप दिया है, अब चाहे तुम इसके लिए डेवलपमेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन ये मेरी तरफ से आपको लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दे दी है। अब वो क्या करेंगे, विजयनगर के जो मोस्ट पावरफुल रूलर थे कृष्णदेव राय, उनकी डेथ के बाद से ये नायक जो होंगे, ये अपने आप को फ्री करेंगे, अपनी टेरिटरी को लेकर अलग होने लगे, रिबेल कर देंगे। रिबेल किस चीज का? कि हमें हमें तो अपना एक अलग राज्य बनाना, हम विजयनगर का पार्ट नहीं बनकर रहना चाहते। अब वो राजा बनेंगे, क्योंकि उनके रहते तो कोई राजा बन नहीं सकता था, जबकि जो विजयनगर के सक्सेसर, इसके कृष्णदेव राय के बाद जो सक्सेसर आए थे, उनके रहते हुए अब ये नायक तो वहां राजा नहीं बन सकते थे। अब उनकी इच्छा क्या थी कि हमें भी राजा बनना है, तो वो अपनी टेरिटरीज को लेकर के, अपने एरियाज को लेकर के अलग हो गए, और धीरे 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 अराविदु डायनेस्टी के आते आते ये बिल्कुल डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग तो इनकी यहीं से हो गई थी जब इनकी डेथ हुई थी देवराय की। क्लियर? ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द विजय, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बताया गया है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, क्या क्या चीजें। जैसे अगर हमारे इंडिया का ज्योग्राफिकल बात करें, नॉर्थ में हिमालयाज है, साउथ में ये है, नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट में वो सारी चीजें, इस तरह से उसका ज्योग्राफिकल बताया जाएगा। विजयनगर में क्या कहा गया है? विजयनगर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्टिव फीचर्स लेआउट अबाउट द बिल्डिंग्स, ये अपनी बिल्डिंग के स्टाइल के लिए माना जाता है। कितने सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, इसमें मॉन्यूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं, तो बहुत सुंदर, ये अपनी टेम्पल्स की ब्यूटी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, विजयनगर वाज लोकेटेड द नेचुरल बेसिन ऑफ द रिंग तुंगभद्रा। मैंने क्या कहा था, तुंगभद्रा रिवर के पास में लोकेटेड। अगर लोकेशन आती है कौन सी रिवर के पास लोकेटेड था, तो कृष्णा मत कर देना, आपको क्या करना है, तो द नॉर्थ ईस्टर्न, मैं यही बताया था मैंने, नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में ये फ्लो करती है तुंगभद्रा रिवर, राइट। अब क्या आता है, एज दिस वन ऑफ द मोस्ट एरिड जोन। बच्चे, एरिड जोन क्या होता है? एरिड जोन होता है ड्राई एरिया, ठीक है, जहां पर पानी की कमी होती है या मॉइस्चर नहीं होता है सॉइल में बिल्कुल, तो वो ये वाला एरिया। तो ऑफ द पेनिनसुला मेनी अरेंजमेंट वर मेड द स्टोर टू रेन। अब क्योंकि ड्राई एरिया था, तो इसमें वाटर को स्टोर करने के इंतजाम भी किए होंगे, तो अरेंजमेंट कैसे कैसे किए गए? अरेंजमेंट किए गए, फॉर एग्जाम्पल वाटर फ्रॉम द कमलापुरम टैंक एंड द हिरिया कैनाल वॉज यूज फॉर द इरीगेशन एंड कम्युनिकेशन। देखना आपके, तुंगभद्रा रिवर जो थी, तुंगभद्रा रिवर, मान लीजिए ये तुंगभद्रा रिवर है, इससे एक कैनाल बनाई गई। कैनाल किसको कहते हैं बच्चे? नहरों को बोलते हैं। अब इससे एक नहर बनाई गई, नहर से इस तरह से चैनल्स बनाए गए, और वो चैनल्स में पानी जब जाता था तो पूरे विजयनगर में सप्लाई होता था। फिर से सुनो, ये तुंगभद्रा रिवर है, इस तुंगभद्रा रिवर से एक नहर बनाई गई, निकाली गई। इस नहर, इस रिवर से, इस नहर में पानी आता है, कैनाल में पानी आता है, और इस कैनाल से चैनल्स बनवाए गए, और उस चैनल से पूरे विजयनगर में वाटर को सप्लाई किया जाता है। और वो वाटर इरिगेशन में, ठीक है, इरिगेशन के लिए और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किस, कम्युनिकेशन होता है इस हीरिया कैनाल से, इस हीरिया कैनाल से या रिवर से ट्रांसपोर्टिंग, ट्रेड भी होती, शिप वगैरह चलती थी, नावें चलती थी, तो उसे कम्युनिकेशन। एम आई क्लियर?
फटाफट से मुझे एक बार थम्स अप शो कर दो, क्लियर हो गया हो तो। अब्दुल रज़ाक, ये क्वेश्चन आता है कि अब्दुल रज़ाक कहाँ का एम्बेसडर था, ठीक है? ये पर्शिया का एम्बेसडर था, ठीक है? पर्शिया से आया था ये। ग्रेटली इम्प्रेस, ये बहुत इम्प्रेस होता है। किस चीज़ से? विजयनगर से। विजयनगर में से क्या चीज़ थी? विजयनगर के फोर्टिफिकेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस। क्या चीज़ थी? विजयनगर था ना बच्चा, विजयनगर 7 लेन्स के अंदर, मतलब बीच में, बीचों बीच जो है, अंदर ही अंदर ये विजयनगर एम्पायर है। है, ये विजयनगर है। और विजयनगर के चारों तरफ 7 लाइंस से इसको प्रोटेक्ट किया हुआ था। तो अगर दुश्मन इस पर आक्रमण करने की सोचे भी ना, तो आधी उसकी ताकत तो वहीं खत्म हो जानी। कैसे? कि इसकी जो फर्स्ट लाइन होती थी ना, फर्स्ट लाइन जो इसका आउटर एरिया है, जो आउटर पार्ट जो है, वो पूरा हिली एरिया से घिरा हुआ था, ठीक है? अब वो हिल को क्रॉस करते हुए आएगा, थोड़ी बहुत एनर्जी एनर्जी खत्म होगी ना उसकी, कम होगी उसकी। उसके बाद जब ये फर्स्ट लाइन में आएगा, देखेगा यार यहाँ पे तो कुछ भी, यहाँ पर तो एकदम रॉकी एरिया है, एकदम पथरीला सा है, पहाड़ वहाड़ से हैं, चट्टाने हैं। तो यहाँ पर देखेगा आकर कि फर्स्ट लाइन में एग्रीकल्चर किया, सेकंड लाइन में क्या है, गार्डन्स हैं, ऑर्चार्ड्स हैं, ये हैं। थर्ड लाइन में आएगा, भाई थर्ड लाइन में तो यहाँ पर मार्केटिंग होती है। फोर्थ लाइन में आएगा, कुछ और हो रहा, फिफ्थ लाइन में आएगा, कुछ और होता। मतलब कहने का मतलब पैलेस तक, यानी कि रॉयल पैलेस तक पहुंचते पहुंचते उसको 7 लाइन्स को क्रॉस करना। अब वो कहाँ दिमाग लगाएगा, छोड़ ही देगा, गिव अप ही कर देगा उसको, कि किस तरीके से मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। तो जो उस पर अटैक करने के लिए जो सोचा गया था, उसको गिव अप कर देते हैं और वो वापस चला जाता है। क्लियर है? तो इतने फोर्टिफिकेशन से 7 लाइंस के अंदर उसको जो प्रोटेक्ट किया गया था ना, इससे बड़ा इंप्रेस हुआ था कौन बचे? अब्दुल रज़ाक, राइट? नेक्स्ट आता है कि 7 लाइंस मैंने बोली ना, इसको 7 लाइन से इसको क्लियर किया गया था, मतलब प्रोटेक्ट किया हुआ था। These encircled city as well as its agriculture hinterland and the, अब ये क्या होता है कि इन लेन्स के अंदर एग्रीकल्चर होता था, हिंटरलैंड का मतलब होता है सेनाओं की छोटी छोटी होती, ठीक है? कुछ सैनिकों को यहाँ रिक्रूट कर दिया, कुछ को वहाँ स्टैब्लिश मतलब भेज दिया, वहां रहने लग गए, कुछ को वहां भेज दिया, कुछ को वहां भेज दिया। इस तरह से उसको हिंटरलैंड कहते हैं, जहां पर सैनिकों का एक एक लिविंग प्लेस होता है, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे? और क्या था? फॉरेस्ट भी। तो ये पूरा का पूरा इन 7 लेन्स के अंदर ही होता, मतलब किसी को कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी, सारी जरूरतें उस इन 7 लेन्स के अंदर ही सभी की जरूरत पूरी हो जाती थी, बाहर जाने का उनका चांस ही नहीं होता था, कोई मौका ही नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हम्पी द हिस्टोरिकल सिटी। हम्पी को हिस्टोरिकल सिटी कैसे कहा जाता है? ठीक है? हम्पी के बारे में देखो, हमने बहुत सुना हुआ है कि हम्पी एक बहुत ही सुंदर सी सिटी, और हम्पी का जो नाम है वो पंपा देवी के नाम से डिराइव्ड होकर इसका नाम हम्पी पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर बताया जाता है कि हम्पी के जो साक्ष्य थे, coins जो थे, वो 1800 में मिले। ठीक है, ruins at Hampi were brought to, so ruins at Hampi were brought to light up the 1800 by the कर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो इनको 1800 में कर्नल मैकेंजी को रुआइंस मिल, फिर इस पर रिसर्च की जाती है। अब देखो कोई भी एविडेंस मिला ना, कोई भी चीज मिली, तो फिर इसके ऊपर उस रिसर्च होगी यार ये कितनी पुरानी है। और कोई भी जब चीज एंटिक मिलती है ना, और इतिहास के बारे में जानना है, हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो पहले हमें एंशियंट चीजों को, बहुत पहले की चीजों को, कुछ ना कुछ तो हमारे पास प्रूफ, रिसर्च आगे बढ़े। अब जब इनको इस तरह के एविडेंस मिले, तो इस पर रिसर्च की गई, रिसर्च करने के बाद फिर इस पर तैयार की गई, और तब जाकर हिस्ट्री मेंशन। to reconstruct the history of the sources like the memories the priest of the विरूपाक्ष टेम्पल। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर से टेम्पल बने हुए, विरूपाक्ष टेम्पल बना हुआ है। विरूपाक्ष के अलावा जो है पंपा देवी की मूर्तियां भी वहां पर लगी हुई हैं। ठीक है, तो सेवरल इंस्क्रिप्शंस भी, टेम्पल्स भी बने हुए थे। अकाउंट ऑफ द फॉरेन टेम्पल, इस हम्पी के बारे में हमें कैसे, कहाँ कहाँ से पता चला? विरूपाक्ष के जो प्रिस्ट थे, हमें उनसे पता चला। ठीक है, इनकी जो लिटरेचर थी, जो हम्पी के नाम पर लिखी गई थी, किसी ना किसी ने तो लिखी होगी ना। आज के टाइम में अब ये देखिए, प्रेजेंट टाइम में कोई ना कोई तो राइटर कंट्री के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखता है ना। बहुत सालों बाद अब यही बुक जो आज लिखी गई है, उनके हाथ जब लगेगी, एविडेंस, तब आज के बारे में इनको पता चलेगा ना। यही तो पास्ट है, यही तो इस तरीके से इनको पता चला हम्पी के। और ये जो लिटरेचर मिली अलग अलग लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेज में, लाइक तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन। हम अब यहाँ पर जो हमने
कलेक्ट की हमारे हिस्ट्री, तब जाकर जाना कि ऐसा था और तब जाकर हिस्ट्री। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है और शायद आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि मैडम ने जो वो था आपका बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है, मैम ने ये बताया किस किस के, मैम ने वो सारी चीजें बताई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम्पी के। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम चलते हैं किसके, बैटल ऑफ तालीकोट, ठीक है। 1565 में, क्या बोल रही बच्चे, 1565 में एक बैटल होता है जिसका नाम था बैटल ऑफ तालीकोट। क्या नाम था बच्चे, बैटल ऑफ तालीकोट, ताली। ये बैटल ऑफ तालीकोटा को राक्षसी तंगड़ी, राक्षसी तंगड़ी कहा जाता है। अब इसमें हुआ क्या था, एक तरफ इस बैटल ऑफ तालीकोटा में, तालीकोटा, ताली, इस तालीकोटा के बैटल में एक तरफ रामाराय थे तो दूसरी तरफ डेक्कन सुल्तान। डेक्कन सुल्तान कोई एक नहीं था, बीजापुर के, गोलकोंडा के, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब ये जो डेक्कन के सुल्तान थे, डेक्कन के सुल्तान थे, तो इसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे, कौन कौन, तो बीजापुर के, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमद, अहमद, इनके सुल्तान जो है वो क्या कहलाते हैं बच्चे, डेक्कन सुल्तान कहलाते हैं, डेक्कन सुल्तान ऑफ डेक्कन। और इनका जो बैटल होता है वर्सेस रामाराय। अब ये जो बैटल इनके बीच, रामाराय, रीजन क्या था, रीजन था रायचूर का, रायचूर दोआब, ठीक है, रीजन क्या था, रायचूर दोआब था। अब ये रायचूर दोआब क्या है ये भी सुन लो, ठीक है। एक तरफ थी कृष्णा रिवर, तो दूसरी तरफ थी तुंगभद्रा रिवर। बात समझना जरा ध्यान से, एक तरफ तुंगभद्रा रिवर, एक तरफ थी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक तरफ थी आपकी कृष्णा रिवर और दूसरी तरफ थी आपकी रिवर। इसके जो बीच का पोर्शन है, इसके जो बीच का पोर्शन है, ये वाला एरिया जो है, ये क्या कहलाता है बच्चे, ये कहलाता है रायचूर दोआब। ये क्या कहलाता है, रायचूर दोआब। इसमें ऐसी क्या बात थी जो इसको हड़पना चाहते थे, इस एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहते। एक्चुअली ये दो रिवर आ रही हैं, ये रिवर वाटर क्या करेगा, रिवर वाटर जो है अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेकर आता है और इस मिनरल्स की वजह से वहां की जो लैंड है, सॉयल है, वो और ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छे से, इसलिए सभी की नजर जो थी इस रायचूर दोआब पर थी। और 1522 में, 1512 में रायचूर दोआब को कृष्णदेव राय ने, कृष्णदेव राय ने 1512 ईस्वी में इस रायचूर दोआब को अपने ले लिया था, वो ऑक्यूपाई कर लिया था, जीत लिया था। अब इस पर नजर जो थी वो इन डेक्कन के सुल्तानों की थी, क्योंकि जब तक ये जो के बाद जो आए थे, क्या बोलते हैं, कृष्णदेव राय के बाद में, जब बहुत बाद में, जब ये रामा राय उनका प्रधान सेनापति जो था, चीफ, वो जब राजा बनता है तो उसमें क्या करते हैं, इस रायचूर के दोआब को इससे हथियाना चाहते थे और उन्होंने खुला चैलेंज किया, क्योंकि इसके हाथ से निकलता हुआ जा रहा था, क्योंकि इतना पावरफुल नहीं था ये कि इनसे टक्कर लेता तीनों से। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये एक षड्यंत्र रचता है, एक कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट करता है। और कॉन्स्पिरेंसी क्या करता है कि यार इसको मैं बचाने का मेरे पास एक ही तरीका है कि इन तीनों को आपस में मैं उलझा दूं, इनको आपस में, इनकी बातों में, इसके खिलाफ इसको भड़का दिया, इसके खिलाफ इसको, इसके खिलाफ इसको भड़का दिया। जब इन तीनों को पता चलता है कि ये रामा राय का पूरा कॉन्स्पिरेंसी उनका, उसका षड्यंत्र है और हम इस षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो तीनों फिर एकजुट हो जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं, तीनों यूनिटी हो जाती है और फिर इसको खुला ओपन चैलेंज देते हैं रामा राय को कि तुमने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन फिर भी हम तुम्हें एक चांस देते हैं, हम एक बैटल करते हैं। उस बैटल में, इस तालीकोटा का बैटल इसको बोला जाता है, इस बैटल में जो जीत गया ना उसका ये रायचूर दोआब हो जाएगा, साथ साथ में अगर तुम जीत गए ना तो उन तीनों का राज्य भी तुम्हारा हो जाएगा। अब वो लालच में आ गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसको क्या पता था कि एक तरफ 3 है और एक तरफ 1 है, एक तरफ 3 आर्मी है, उसकी तरफ 1 है। हालांकि आर्मी स्ट्रांग थी उसकी, नो डाउट, ठीक है, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि कृष्णदेव राय के बाद में आर्मी भी इतनी स्ट्रांग नहीं रही, तो एक कहते हैं ना कि अच्छा कमांडर भी होना। और अल्टीमेटली क्या होता है, जो रामा राय है ये जाता है और ये 3, समझ में आ गई, आई होप यहाँ पर आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, रॉयल सेंटर ऑफ द हम्पी। अब ये रॉयल सेंटर क्या है, रॉयल सेंटर कहते हैं बच्चे जहां पर
रिच पीपल रहते हैं, ठीक है। हम्पी में जो रिच पीपल का एरिया था, जहाँ पर रिच रहते हैं, उस वाले एरिया को रॉयल रॉयल सेंटर बोला, ठीक है। तो रॉयल सेंटर वाज लोकेटेड, अब ये रॉयल सेंटर कहाँ पर लोकेटेड था, तो रॉयल सेंटर वाज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न, तो साउथ वेस्ट की बात हो रही है, मतलब ये साउथ हो गया आपका, ठीक है। देखो बच्चे, कार्डिनल डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए ना, कि ये आपका है नॉर्थ, ये साउथ, ये अब ये कार्डिनल डायरेक्शन ऐसे होते हैं, मतलब कि ये क्या हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट, राइट, ये क्या हो गया आपका साउथ ईस्ट, क्या हो गया साउथ वेस्ट, और ये क्या हो गया आपका, मैं क्लियर, क्लियर ना। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो रॉयल सेंटर था, ये कहाँ पर लोकेटेड था, तो ये था बच्चे साउथ वेस्टर्न एरिया, अब यहाँ पर 30, इसमें टोटल जो है वो 60 टेम्पल्स थे, ठीक है? इस रॉयल सेंटर में टोटल 60 टेम्पल्स थे, इसमें से 30 जो है वो बिल्डिंग्स जो है वो बहुत ब्यूटीफुल बनी हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी पैलेसेस भी आ गए, राजाओं मंत्री पैलेसेस भी आ गए, और बहुत सुंदर सुंदर, राइट। और बाकी 30 जो थे वो टेम्पल्स वगैरह में काउंट कर लिया जाएगा। द किंग पैलेस वॉज द लार्जेस्ट, जो राजा का जो पैलेस होता था, महल होता था, सबसे बड़ा होता था, और इतना बड़ा होता था कि इसको दो भागों में बांट दिया गया था। इसमें दो चीजें बड़ी फेमस, कौन सा, एक तो था ऑडियंस हॉल, और दूसरा क्या था, महानवमी। एक एक था ये ऑडियंस हॉल, ठीक है, और दूसरा क्या था, महानवमी। ये बच्चे महानवमी डिब्बा का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। ये महानवमी डिब्बा जो है वो सरफेस एरिया से 11,000 स्क्वायर फीट, या फिर हम कह सकते हैं 40 फीट जो है वो ऊंचाई पर बना हुआ था। इस वाले ऊंचाई पर, इस वाले उस ना महानवमी डिब्बा, जो नवरात्रे हम कह सकते हैं, 9 दिन का फेस्टिवल हम कह सकते हैं, तो उसमें इस तरह के सेलिब्रेशन, 9 दिन तक यहाँ पर सेलिब्रेशन, 9 दिन तक यहाँ पर सेलिब्रेशन होता था, खूब जोर शोर से सेलिब्रेशन होता था। पर एक राजा की अपना सिंहासन लगा हुआ था, बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ था, नीचे जो है वो कुछ तरह का काम भी किया गया था, entertain, और वर्शिप जो है उनका जो मेन पूजा वगैरह की जाती है, बड़ा सा हवन यज्ञ होता था, डांस गाना बजाना सारे जो भी, ये महानवमी बात करते हैं। अब ऑडियंस हॉल, ऑडियंस हॉल क्या होता था, जहाँ पर रायास जो है वो अपने मिनिस्टर के साथ मिलकर और आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, कि मतलब वो डिस्कस करना होता है राज्य के बारे में, जो मेजर डिसीजन, तो वो अपने मंत्री का ऑडियंस हॉल है। तो लाइक द वर्शिप ऑफ द इमेज, अब डिफरेंट सेरेमनीज, कौन कौन सी सेरेमनीज, कौन कौन से करी जाती थी, वर्शिप ऑफ द इमेज, ठीक है, तो इमेज को वर्शिप किया जाता था, ठीक है। वर्शिप ऑफ द स्टेट होर्स एंड द सेक्रीफाइस द बफेलोस, और हवन यज्ञ पूजा पाठ करने के बाद में अदर एनिमल्स बलि दी जाती थी, सेक्रीफाइस किया जाता था, ठीक है, वर परफॉर्म्ड इन द विजयनगर एम्पायर। सम ब्यूटीफुल टेम्पल्स बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर आर द लोटस महल, हजार राम टेम्पल, एटसेट्रा। ये जो हजार राम टेम्पल था ना बच्चे, ये जो है आप कह सकते हो कि राजा का एक पर्सनल था, ये रॉयल फैमिली ही जाकर के पूजा करती थी, सबके लिए पब्लिकली। अच्छा, कुछ टेम्पल्स ऐसे भी माने जाते हैं, leaders होते हैं खास करके वहाँ पर, जैसे लोटस, ये जो महल है, या बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स होते हैं। एक टेम्पल तो उसमें बताया गया है कि जहाँ के पिलर से ना, जैसे ऐसे उसको ये लगा के सुनते हैं ना, तो वहां पर एक म्यूजिक साउंड जो है सुनाई पिलर। तो इस पर रिसर्च किया गया कि म्यूजिक कहाँ से सुनाई दे रहा है, उसको एक को तोड़ा भी गया लेकिन कहीं से कुछ, तो ये कि मिस्ट्री बनी हुई है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। अच्छा, ये जो है ये है आपका कमलापुरम टैंक, ये जो है कमलापुरम टैंक है बच्चे, इसकी खासियत क्या थी, कमलापुरम टैंक, हाँ? इसकी खासियत क्या थी, इस खासियत ये थी कि इसमें इतना वाटर स्टोर हो जाता था, मतलब 1 वीक तक, 5 to 7 डेज तक है, इसमें स्टोर्ड वाटर को यूज कर सकते थे, जो भी, तो उसमें सफिशिएंट 1 हफ्ते तक पानी चल जाता। और ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था कृष्णदेव, हाँ, क्लियर बच्चा, चलो। टेम्पल्स ऑफ हम्पी, हम्पी में किस तरह के टेम्पल्स बने हुए थे, बिल्डिंग्स, टेम्पल बिल्डिंग्स इन दिस रीजन हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री। तो बच्चे जितने भी यहाँ पर टेम्पल बने हुए ना, उसका अपना एक इतिहास है, अपने एक हिस्ट्री,
बहुत टाइम पहले एक पुजारी को भगवान ने दर्शन दिए, बोला कि टेम्पल मतलब अपनी अपनी यहाँ पर हिस्ट्री बनाई गई टेम्पल्स को। तो लॉन्ग हिस्ट्री है, पालवास, चालुक्यास, होयसाल, चोलास, तो ये बहुत बड़े बड़े रूलर थे साउथ में। ये टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवा, चाहे इसमें तो अपना एक वो होता था, मोटिव होता था, अपना उद्देश्य होता था कि जो राजा जितना ब्यूटीफुल टेम्पल बनवाता, जितना बड़ा, जितना डेकोरेटेड टेम्पल बनवाता, उसका नाम दूर दूर तक फैलता। भाई इतना ब्यूटीफुल टेम्पल बना राजा है, पता चलता था। तो उसकी पावर का अंदाजा इसी से लगा रहे, उसके पास कितना पैसा है, कितना ताकतवर है। 10 बार सोचेगा उस पर अटैक करने। तो ये कौन कौन से रूलर थे? पालास थे, पल्लवास थे, चालुक्य थे, होयसाल थे, चोलास थे। टेम्पल्स जो था बच्चे, टेम्पल्स एक रिलीजन साथ साथ में कल्चर, इकोनॉमिक एंड लर्निंग सेंटर भी आते थे। पर जो वेट करना होता था, ऐसा वगैरह भी आते थे, मन्नत पूरी हो जाती थी, करते हैं ना मेरी इस तरीके से ना डोनेशन वगैरह भी बहुत। लर्निंग सेंटर भी बन जाए यहाँ पर, जो होते थे वो अपने एक प्लेस पर जाकर के एक कोने में या कुछ भी लर्न भी करा, आते भी। पहले गुरु से रिलेशन होता था, जैसे भी उनको पढ़ाते थे। श्राइन्स ऑफ द विरूपाक्ष एंड द पंपा देवी। तो पंपा देवी श्राइन जो है, जो है वो बहुत ज्यादा फेमस और मिक्स टेम्पल्स में। विजयनगर किंग द रूल हाफ ऑफ द गॉड विजयनगर, वो विरूपाक्ष गॉड थे नाम से ज्यादा फेमस। विरूपाक्ष टेम्पल भगवान शिव के नाम पर बनाया गया था, लेकिन बहुत ही फेमस था, इसलिए उनकी मतलब कहा जाता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से विवाह। ठीक है। अब क्या कहा जाता है कि दे ऑल्सो आर क्लोज देयर लिंक्स द टाइटल हिंदू। और वो जैसे हमारे जो नॉर्थ रीजन में या एंशियंट टाइम में जो राजा महाराजा होते थे, बड़ी हैवी हैवी टाइटल्स को एक्वायर करते थे, सब उपाधियां ले, चक्रवर्ती, ठीक है, महाराजा धीरा, राइट, और सम्राट, इस तरीके से बहुत हैवी हैवी टाइटल लेते। टाइटल को लेने का मतलब क्या होता था, एक्वायर करने का मतलब था कि जितनी हैवी टाइटल एक्वायर करेंगे उससे पावर का उतना है। तो इसमें हिंदू हिंदू सुल्तान कहा जाता है इन टर्म ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर, रायास, गोपुरम, रॉयल गेटवेज एंड द मंडप प्रिवेलियन वर द डेवलप्ड बाय द रूलर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से देखना। टेम्पल का स्ट्रक्चर यहाँ पर बताती हूँ मैं, टेम्पल के स्ट्रक्चर को। अब ये जो गोपुरम होता था, मैं चलो यही बता देती, ये जो टेम्पल का एंट्रेंस गेट होता था ना, है ना, टेम्पल का जो एंट्रेंस, यहाँ पर बता, ठीक है, टेम्पल का जो एंट्रेंस होता था, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गोपुरम। क्या कहा जाता है? गोपुरम। टेम्पल में एंटर करते हैं ना, तो दरवाजा होता है, एंट्रेंस गेट होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? गोपुरम। गोपुरम के बाद एक यहाँ से, जैसे हमने इस एंट्री गेट से आगे की तरफ गए, यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई, बड़ा सा हॉल दिखाई देता है, उसको क्या बोलेंगे? मंडप में क्या होता था? मंडप में शादी वगैरह होती थी, मैरिज वगैरह होती थी, नाचना, गाना बजाना, भजन कीर्तन होते रहते थे, ठीक है, और विजिटर्स आते थे वहां पर, भक्त जो आते थे दर्शन कर यहाँ पर बैठते थे। ये हो गया आपका मंडप, ठीक है। उसके बाद जब मंडप को क्रॉस करने के बाद फिर हम जाते हैं मेन डिटी की तरफ, यानी कि गर्भगृह। ये जहाँ पर मेन आती थी भगवान की मेन, जहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, जिस पर्पज से हम जाते हैं भगवान के दर्शन, तो भगवान की मूर्तियां रखी होती, क्या कहा जाता है इसको? है गर्भ, गर्भगृह। इसको क्या कहा जाता है? गर्भगृह। और गर्भगृह के ऊपर जब आप ये देख रहे हो ना कि ये पूरा का पूरा जो टेम्पल ये तैयार हो गया है, टेम्पल तैयार हो गया है, सबसे ऊपर ना एक छोटी होता है, क्या बोला जाता है उसको? बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है उसको? शिखर। एम आई क्लियर बच्चा? एम आई क्लियर? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ये जो था स्ट्रक्चर है आपका, स्ट्रक्चर है टेम्पल का, ऊपर वाले पोर्ट चोटी होती है, उस चोटी को शिखर। क्लियर है? तो याद रहेगा, एंट्रेंस गेट को गोपुरम बोला जाता है, फिर हॉल को मंडप बोला जाता है, मेन डिटीज भगवान की मूर्ति रखा जाता है गर्भगृह बोला जाता है, और फिर तो बोला जाता है आगे। आई होप यहाँ पर सबको समझ
आ गया होगा। ठीक है, अब ये हम्पी के बारे में जब पूरी रिसर्च कर दी गई तो पता चला है कि ये कितना इम्पोर्टेंट, तो इसको नेशनल इम्पोर्टेंट कब दी गई? नेशनल इम्पोर्टेंट दी 17, बच्चे यहाँ से बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो नेशनल इम्पोर्टेंट कब दी गई? नेशनल इम्पोर्टेंस दी 1790 सॉरी 1976। ठीक है, तो ओवर द नियरली 20 डजन, तो देखो दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो होगी नेशनल इंपॉर्टेंस कब दी गई इसको, यानी कि देश की धरोहर कब माना गया, उसको काउंट कब किया गया, मेंशन 1970। वर्ल्ड हेरिटेज की बात आती है, वर्ल्ड हेरिटेज में इसको कब मेंशन किया गया, विश्व धरोहर में इसको कब मान्यता प्राप्त की, तो वो आ जाएगा 19। मतलब आपको क्या याद करना है, नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस होगी 1976, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंट होगी, और ये होगी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज। क्लियर है? चलिए, तो ये वो थे जिन्होंने रिसर्च करके और आगे इस हम बारे में बताया। ठीक है, तो जॉन स्प्रिंग्स थे, जॉर्ज निकेल थे, एंड द एम.एस. नागरंजन राव वर्क फॉर द ईयर एंड गिव द इम्पोर्टेंस ऑब्जर्वेशन ऑफ राइट। तो हम्पी के बारे में पता लगाकर बोला गया। कंटिन्यूइंग द रिसर्च, अभी तक खत्म नहीं हुई इस पर रिसर्च, हम्पी पर, विजयनगर पर, अभी तक इस पर रिसर्च चल रही है। किस चीज पर रिसर्च चल रही है? कि बिल्डिंग्स दैट सर्वाइव कन्वे द आइडिया अबाउट द मटीरियल, यानी कि वो जो बिल्डिंग टेम्पल्स बनाए गए थे आज भी वैसे के वैसे, तो क्या चीज इसमें गई थी जो आज तक वो खराब नहीं हुई, ना टूटी, ना ही इसको किसी तरह को कोई डिस्ट्रक्शन हुआ। तो इस पर रिसर्च अभी भी जारी है कि ऐसा क्यों हुआ। द बिल्डर्स एंड द पेट्रॉन्स, तो जो मेजन होता था ना, जो मिस्त्री वगैरह होते थे, क्या यूज करते, कौन से टूल करते थे, कौन सी टेक्निक यूज करते थे, और इतने बड़े बड़े टेम्पल बनाने के लिए ऊपर तक सामान को कैसे पहुंचाया जाता था, कोई एविडेंस इसके अभी तक नहीं। आज के टाइम में तो क्रेन होती है, ऊपर जब वो जाते हैं सामान उनको ऊपर तक पहुंचाया जाता है। हाँ, लेकिन वहां पर उस टाइम में तो क्रेन भी नहीं थी ना, तो कैसे लोग इतने ऊपर गए उनको करने के लिए, इतने ऊपर तक वो जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वहां तक। तो कंटिन्यू रिसर्च यूज द सोर्सेज दैट अवेलेबल आर्किटेक्चर एग्जांपल माइट हैव सम फ्यूचर क्लू अबाउट द विजन। हो सकता है कि कोई क्लू जाए पर रिसर्च करके, और फिर बच्चा समझ में आ गया सबको? एक बार फटाफट से मुझे थम्स अप शो कर दो, समझ में आ गया हो तो। चलिए, देखो बच्चा, अब क्या है कि आप ठीक है तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन बच्चे तैयारी ये सफिशिएंट, तो मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, ठीक ठीक है। लेकिन बच्चे आप जो एक पेड बैच में जो तैयारी करते हैं ना, और एक आपकी जो वाइट, दोनों में बच्चे देखो डिफरेंस तो होता ही है। वहां पर आपको डिफरेंस मैं बता देती हूँ क्या होता है। वहां पर लाइव टू लाइव इंटरेक्शन होता है। अब जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे बच्चे, बहुत भीड़ होती है, आपके डाउट्स नहीं ले, वहां पर इंडिविजुअल बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, एक एक के डाउट्स क्लियर करवाए जाते हैं। साथ में आप लाइव जो इंटरेक्शन लेते हैं ना, कि साथ में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको ऑन द स्पॉट पूछ ले, ठीक है, इसमें साथ में आपको पीडीएफ मिल रही है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर चैप्टर के साथ में आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, तो काफी सारे बच्चे आप में से बहुत सारे पेड के भी होंगे प्रतिज्ञा बैच के, तो हर उनको पता होगा कि हर चैप्टर के साथ में क्वेश्चन देते हैं। 30, 40, 50 इस तरह के हर चैप्टर के साथ अगर हम इतने इतने क्वेश्चंस लगाकर चलेंगे ना, अपने आप में एक बहुत बड़ी एक अच्छी तैयारी आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको दिए जाए, करीब करीब आप लगा लो कि इतने सारे मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। मॉक टेस्ट लगा लगा कर प्रैक्टिस इतनी तुम कर लोगे ना कि आपके सीयूटी एग्जाम में बस आपसे बेहतर कोई नॉलेज लेने वाला। ठीक है, तो नॉलेज जितनी होगी तो कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छा होगा। क्लियर है? अब आपको थोड़े से टाइम में बहुत तैयारी करनी, और वो तैयारी कैसे होगी? द हेल्प ऑफ प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रतिज्ञा बैच में आप लोगों की डिमांड पर, प्रतिज्ञा बैच में आप लोगों की डिमांड पर ये देख रहे हो क्या लिखा है, सीयूईटी सक्सेस सेल। तो अभी तक इतना हैवी डिस्काउंट, आई होप सो कि यहाँ पर किसी क्या होगा। तो प्रतिज्ञा बैच में एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, जो होगा Y489। क्या होगा बच्चे? Y489। ध्यान से देख लो, इस Y48 को जब आप कोड को यूज करोगे, Y489, इस पर आपको पूरे 20% का डिस्काउंट मिलेगा, पूरे 20% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप इस कोड को यूज करोगे। अब बोलोगे मैडम डेली डेली आप जो बताती रहती हैं, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो वो हमारा हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये प्रतिज्ञा बैच, हमारा 2 प्रतिज्ञा बैच आपको दिखाई देंगे। एक होगा आपका विद जीटी इंग्लिश, जिसमें डोमेन सब्जेक्ट के साथ जीटी पढ़ाए जाएंगे, और ये होगा सिर्फ आपके डोमेन सब्जेक्ट। ध्यान से देख लेना कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर किए जा रहे हैं, तब जाकर परचेज कर।
ठीक है बच्चा, ये महापैक है बच्चे। इस महापैक की मैं आपको क्वालिटी बता देती हूँ क्या है। सबसे बेस्ट फीचर है कि इसमें सभी, अब देखो एग्जाम आ रहे हैं अभी, ठीक है, तो एग्जाम तक जितने भी हमारे अड्डा 24/7 की तरफ से जितने भी बैचेस निकाले जाएंगे, रिवीजन बैच हो गया, बूस्टर बैच हो गया, ये बैच हो गया, वो बहुत सारे बैचेस आएंगे आपके, ठीक है। उस सभी कोर्सेज में ये जो महापैक वाले बच्चे हैं ना, ये बाय डिफॉल्ट एनरोल हो जाएंगे उस, यानी कि इनका ये जो महापैक वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हर बैच में जाने का एक्सेस इनको मिल गया, हर दरवाजा इनके लिए खोल दिया गया है। तो दिन में चाहे वो 50 बार क्यों ना पढ़े एक फैकल्टी को, वो पढ़ सकते हैं, इनके लिए कोई मनाही नहीं। हर बैच का एक्सेस आपको मिल जाता है ना, तो उसमें आप कभी भी टीचर्स की क्लास में एंटर होकर के और अपनी तैयारी को कि कहाँ पर क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, तो बार बार आप उस चीज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको सबसे बड़ा फीचर ये लग रहा है, इसमें आपको बुक दी, तो कभी अगर आपका ऑनलाइन पढ़ने का आंखें दर्द कर रही हैं, तो पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो, तो आप इसमें तो आपको बुक दी जा रही है महापैक की, तो आप उस बुक से एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस बुक में बच्चे सारे सब्जेक्ट मेंशन है, ठीक है। इस पर भी आपको पूरी 20% का डिस्काउंट मिल सकता है जब आप कूपन कोड यूज करेंगे Y489। इसमें आपको प्रिंटेड बुक मिलेगी, इसमें आपको प्रिंटेड बुक के साथ में आपको फिजिकल बुक भी मिलेगी, ठीक है। अब इसको खरीदने का, इसको परचेज करने का मेथड क्या होगा, तो आपको जाना है कहां पर, अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप पर जाना है। तो अभी तक आपने मोबाइल ऐप को यूज नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया है, तो फटाफट से अभी के अभी डाउनलोड कर। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे या गूगल पर जाएंगे, तो सबसे पहले आपको इस तरीके की दिखाई देगी, ठीक है। गूगल पर अड्डा 24/7 टाइप करना है, फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करोगे, यहाँ पर इस तरह की एक विंडो आएगी, उस विंडो में आपको बताया जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम की, और वो भी किसकी, सीयूईटी। तो सीयूईटी पे आप जिस भी स्ट्रीम के बच्चे, जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, अपनी स्ट्रीम के हिसाब से आपको, तो आपके नियर डियर अगर साइंस के भी हैं, आपके नियर डियर कॉमर्स के भी, आर्ट्स के भी हैं, आप उनको भी जाकर बता सकते हो और कोड यूज करवा सकते हो Y489, जिस पर उनको भी आपके साथ साथ में 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जैसे मैंने आर्ट्स पर यहाँ पर क्लिक किया, ये आर्ट्स के आ गए हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रतिज्ञा बैच लेना चाहते हैं, प्रतिज्ञा बैच लीजिए, महापैक लेना चाहते हैं, महापैक लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस महापैक की क्वालिटी फीचर जो है वो क्या क्या है, 1000 आवर की क्लास मिल रही है, 6 आपको बुक्स मिल, 646 आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। 646 कम टेस्ट सीरीज नहीं होती हैं, बहुत होती हैं तैयारी करने के लिए। इसके साथ साथ में आपको 184 ई बुक आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका फीचर ये है, ये देखो, एक्सेस फॉर ऑल द सीयूटी बैचेस, जितने मर्जी आपके वो बैचेस आ जाएं, हर बैच का एक्सेस इन महापैक वालों को मिल सकता है। मर्जी आपकी, चाहे तो आप प्रतिज्ञा बैच ले लीजिए, क्लासेस चल रही हैं, चाहे आप महापैक ले लीजिए। महापैक सिर्फ एक बार आपको खरीदना है, इन्वेस्ट करना है, और फिर आप जितने भी, मतलब सीयूटी एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, टीचर्स, क्लियर। अब क्या करना है, अभी आपको करना है इसको बाय, ठीक है। इसको बाय करने का तरीका ये देखो, ठीक है। तो इसको करना है, मोर पे जाकर के क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर कूपन कोड अप्लाई करना है, क्या करोगे यहाँ पर, Y489। तो जैसे ही आपने ये कूपन कोड अप्लाई किया, अप्लाई करते ही आपका इतने रुपीस माइनस हो गए। 6599 का जो ये कोर्स था आपका, अब पड़ गया सिर्फ 52। बच्चे, बात ना पैसों की, बात किसकी, बात है आपकी खुशी, आपके सपनों की। तो अगर चाहते हो कि सपनों को पूरा करना है, सपनों को साकार करना है, क्योंकि आपके सपने से आपका पेरेंट का सपना, तो कैसे पूरा होगा, तो आपकी नॉलेज से, आपकी मेहनत। तो उधर आप ये देखिए कि मम्मी पापा के एक तरह से पैसे भी बचा रहे हैं, एक तरह से आप मम्मी पापा को वो खुशी दे रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है। सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो बच्चे, इसमें आप क्या करोगे, अपने पेरेंट के लिए कम से कम ये सोचिए कि आपको ये बैच किस लिए लेना है, किस लिए इसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट आपके अपने करियर के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, किसी पेरेंट के लिए नहीं कर रहे हो, टीचर के लिए नहीं कर रहे हो, फ्रेंड्स के लिए नहीं कर रहे हो। आप अपने लिए पर इन्वेस्ट करें, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, पूरा करने। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स जो है वो इसको मना करेंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आपको वहां पैक लेना, मैं ये नहीं कह रही आपको प्रतिज्ञा बैच लेना है, जो मर्जी आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन बच्चे, इससे क्या होगा, एक तो आपके पैसे भी बचेंगे, क्योंकि ये थोड़े से पैसे हैं बच्चे, जहां पर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतने सारे पैसे दोगे, उससे तो ये बहुत कम है। 1 डेढ़ लाख जो है तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी एडमिशन के दौरान दोगे, और जो आप जो 6 सेमेस्टर होते हैं ना, उसमें आप डेली, मतलब हर सेमेस्टर में आपको फीस देनी पड़ेगी, वो अलग है।
तो यहाँ तो आप अपने मम्मी पापा के पैसे भी तो बचा रहे हो, आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल रही हैं आपको इसमें, और क्या चाहिए यार? मतलब 20-30 हजार में आपके पूरी 3 साल निकल जानी है, और क्या चाहिए आप? 1 साल निकल जानी है आपकी 20-30 हजार में। तो जहाँ 1 डेढ़ लाख जो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी डालना पड़ेगा, वहाँ पर देने पड़ेंगे, तो तुम ये 1000 में तो तुम्हारा पूरा साल निकल जाएगा। तो बचाओ बताओ, पैसा भी बचाना और एक आपके मम्मी-पापा जब सीयूटी का एग्ज़ाम क्रैक करोगे तो सोचो ज़रा कितने, इसलिए बच्चे समझदार हो गए हो आप, क्या छोटे बच्चे तो हो नहीं, समझदार हो गए हो। तो ये बातें आपको खुद समझ में आएँगी। कब आएँगी? जब आप इस वीडियो को एंड कर दोगे, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, मैम ने क्या कहा था, ठीक है? कि जो आप कर रहे हो ना, कि आपने वाईटी ले लिया, आपने जो भी कुछ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिए, क्या वो आपके सपने तक पहुँचा सकता है? और इस बार तो पूरा-पूरा जो है, वो 41 कितना मैं बता रही हूँ, 41% इस बार जो है वो आपका 41% आपका कॉम्पिटिशन बढ़ गया है इस बार। तो पिछली बार 12 लाख बच्चों ने एडमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए थे। इस बार वो 17 लाख बच्चों ने एडमिशन फॉर्म फिल किए हैं। ठीक है? सीयूटी का फॉर्म फिल किया है। एक-एक पॉइंट से, एक-एक नंबर से तुम आगे पीछे हो जाओगे। सीट तुम्हारे से छिन जाएगी, सीट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, रिस्क है। या तो तुम अपने आप तैयारी कर लो। एनसीईआरटी इतनी बड़ी होती है। पढ़ो उसको, अपने आप पढ़ो, हर सब्जेक्ट को पढ़ो, नोट्स बनाओ। डाउट डाउट लगाओ, अपने आप से ही डाउट करो और अपने आप ही सब कुछ करो, ठीक है? तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? कहीं न कहीं से तो रिसोर्सेज़ को लाओगे ना, कहीं न कहीं से रिसोर्सेज़ को कलेक्ट करोगे। तो बेटर है बच्चे, ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास, बस इसके बाद नेक्स्ट मंथ से तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे, फिर आप कुछ नहीं। तो इट्स बेटर टू यू कि आपको आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है, तो क्या आपके लिए बेटर है, नहीं है? खुद सोच। हैं कल की क्लास, देन टेक केयर।